चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा अच्छे तरीके से हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर इंफॉर्मेशन हमें क्या दी है। राइट, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ते हैं। इट लुक्स लाइक अ बिग क्वेश्चन, बट बच्चों वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। तो अब मुझे लगता है कि थोड़े बड़े लेवल के सवाल की भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। The following accounting information and financial ratios of PQR Limited relates to the year ending 31st March 2021, right? Accounting information is given to us: gross profit 15% of sale, net profit 8% of sales, raw material consumed 20% of works cost, direct wages 10% of works cost, stock of raw material 3 months usage, stock of finished goods 6% of works cost, debt collection period 60 days, all sales are on credit। कुछ नहीं होता तो वैसे भी हम ये एजम्पशन कर लेते हैं, यहाँ पे दे दिया है कि सब सेल्स क्रेडिट पे है। फाइनेंशियल रेशियोज में फिक्स एसेट टू सेल्स का रेशियो है, फिक्स एसेट टू करंट एसेट का रेशियो है, करंट रेशियो है, लॉन्ग टर्म लोन्स टू करंट लायबिलिटीज का रेशियो है, शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस है। If value of fixed asset as on 31st March 2020 amounted to rupees 26 lakh, prepare a summarized profit and loss account of the company for the year ended 31st March 2021 and also the balance sheet as on 31st March 2021। चलिए, मज़ेदार सवाल लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें दी है। बच्चों ये जो वर्क्स कॉस्ट है, उस वर्क्स कॉस्ट का सिंपल मतलब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। राइट, वर्क्स कॉस्ट मतलब क्या? जो ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा कॉस्ट होता है, जिससे गुड्स पूरा मैन्युफैक्चर हो जाता है, ऐसे कॉस्ट को हम कहेंगे वर्क्स कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान के उसे चलना है। मुझे लगता है कि मुझे इस पेज के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट दोनों का मिक्सचर और बैलेंस शीट बना देनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखिए फॉर्मेट बना देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअली ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों का मिक्सचर है बच्चों। राइट, और चलिए एक मैं लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पे। राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा सा बड़ा इसमें बनाते हैं क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की चीज़ें आने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे बना देते हैं बैलेंस शीट। इसकी डेट वगैरह जो भी है आप उसके नीचे ब्रैकेट बना के सिंपली लिख सकते हैं कि ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए बैलेंस शीट का भी एक छोटा सा लाइन खींच के फॉर्मेट बनाते हैं। ये हमारी डेबिट साइड होने वाली है एंड ये हमारी क्रेडिट साइड होगी। इन द सेम वे बैलेंस शीट में ये हो जाएगी लायबिलिटी साइड और ये हो जाएगी एसेट साइड। राइट, लायबिलिटी साइड एंड दी एसेट साइड। तो चलिए अब थोड़ी वर्किंग भी करेंगे और काम शुरू करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट और पीएनएल का जो व्यू है वो मेंटेन रखेंगे। जैसे ही कोई फिगर हमें मिल जाता है उसको उठा के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सही जगह पे लिख देना बहुत ही जरूरी है बच्चों। राइट, चलिए सबसे पहले जो मुझे हिंट नजर आती है ना वो ये फिक्स एसेट्स है। आपको मालूम है बच्चों, जो चीज हमें दी है वो तो पहले से लिख देनी चाहिए। तो मैं फिक्स एसेट को नेचुरली बैलेंस शीट के अंदर लिखूंगा। फिक्स एसेट का फिगर, अभी मैं जगह कम है तो उसके हिसाब से शॉर्ट में लिखूंगा। आप पूरा पर्टिकुलर हमेशा लिखिए बच्चों। 26 लाख इज द फिगर ऑफ फिक्स एसेट। नाउ फिक्स एसेट से जो चीज जुड़ी हुई है हम पहले उसको ढूंढते हैं। आप देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट टू सेल्स का रेशियो दिया है, फिक्स एसेट टू करंट एसेट का रेशियो दिया है, करंट रेशियो दिया है। ये सभी चीज़ों का एक साथ इस्तेमाल करके देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी। पहले मैं फिक्स एसेट टू सेल्स के रेशियो का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। एक नया पेज ऐड करते हैं और उसकी वर्किंग शुरू करते हैं। देखिए मेरी फर्स्ट वर्किंग जो होगी वो फिक्स एसेट टू सेल्स के रेशियो का इस्तेमाल करके होगी। तो क्या रेशियो बनेगा बच्चों? फिक्स एसेट टू सेल्स इज इक्वल टू फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय सेल्स। इसके फॉर्मूला तो बहुत इजी होते हैं। जो आगे वाला है उसको न्यूमरेटर में डालो, जो पीछे वाला है उसको डिनोमिनेटर में डालो, इतना ही हमें करना है। अब फिक्स एसेट टू सेल्स का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/3 का रेशियो। फिक्स एसेट हमें मालूम थी बच्चों 26 लाख की फिक्स एसेट है और नीचे सेल्स नहीं मालूम। तो क्या हुआ, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा बच्चों। मेरे सेल्स का जो फिगर आने वाला है वो 26 लाख इंटू 3 का फिगर आएगा और ये हो जाएगा 78 लैक्स।
कैलकुलेटर पे स्पीड में काउंटिंग करना भी एग्जाम में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। चलिए बच्चों, ये मुझे यहाँ पे मिल जाता है। अब पता है सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, इसी वर्किंग से मुझे सेल्स मिला है, और ये सब देखो सेल्स के साथ जुड़ी हुई चीजें, सेल्स के साथ जुड़ी हुई चीजें, क्यों ना इन सबको सॉल्व आउट करके सीधा उसके रिस्पेक्टिव प्लेस पे लिख दिया जाए। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट 15% ऑफ सेल्स है, प्लीज सेल्स का फिगर याद रखना 78 लाख है, यहाँ पे नोट भी कर देता हूं मैं। पहले पेज पे जितनी भी चीजें देखो, हमको है ना जैकपॉट लग गया है, बहुत सारी चीजें हमारी तुरंत आ जाएगी जो हम उठा उठा के लिख देंगे। तो 78 लाख का हमारा सेल्स है, उसका 15% करूं, सो 11,70,000 का तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो उस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं लिखना चाहता हूं यहां पे, फिर बाकी का क्या होगा, नेट प्रॉफिट करके लिख देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का जो फिगर है वो है 11,70,000। तो कितना आराम से ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी आ गया, ये डन हो गया। नेट प्रॉफिट 8% ऑफ सेल है, तो मैं अगर 8% करूंगा बच्चों, तो एकदम नीचे यहां पे थोड़ा सा फिर मैं बीच में से इसे तोड़ के पीएनएल को और ट्रेडिंग को अलग कर दूंगा। 6,24,000 का आएगा नेट प्रॉफिट। क्या किया मैंने, 78 लैक्स का जो सेल्स था उसका सिर्फ 8% किया है, राइट। नाउ रॉ मटेरियल कंज्यूम 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो उसके लिए पहले एक छोटी सी वर्किंग करके क्यों ना मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेके आऊं। देखिए यहां पे सेकेंड वर्किंग करूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू हो जाएगा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो सेल्स जो है वो 78 लैक्स है, राइट, और उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट 15% ऑफ सेल्स है, तो 17 का 15% करेंगे तो 11,70,000। अभी अभी हमने आगे लिखा भी सही, और इन दोनों का मैं अगर डिफरेंस निकालता हूं तो वो डिफरेंस आ जाएगा 66,30,000। डिफरेंस आ जाएगा 66,30,000। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फिगर। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फिगर। अब देखिए अगर ये 66,30,000 का यूज करूं तो मैं यहां पे एक बार नोट कर देता हूं, हमें सब कुछ याद रहे इसलिए पीछे वर्किंग की है। 66,30,000 ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया है। अब वहां से शुरू कर दूं, अगर ये वर्क्स कॉस्ट, बच्चों वर्क्स कॉस्ट मतलब इस सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही आएगा, क्योंकि वर्क्स कॉस्ट के अंदर हम कॉस्टिंग में क्या लेते थे, याद करो कॉस्ट शीट। वर्क्स कॉस्ट के अंदर हम लोग लेते थे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स। तो ये तीन चीजें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के साथ ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगी, और अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आई है तो हमारा काम तो आराम से हो जाता है ना बच्चों। तो चलो फिर शुरू करते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है, तो सिंपली मुझे यहां पे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, आप पूरा लिखिए, मैं ब्रैकेट में सी लिखता हूं जिससे पता चले ये रॉ मटेरियल परचेज नहीं है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। तो 66,30,000 जो है, राइट, इसका अगर मैं कर दूंगा 20% तो 13,26,000 का आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। 13,26,000 का आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। पहला काम तो हो गया। डायरेक्ट वेजिस जो है 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है, तो डायरेक्ट वेजिस लिखने पड़ेंगे 66,30,000 इंटू 10%, 6,63,000 का आपका डायरेक्ट वेजिस आ जाएगा। 6,63,000 डन। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें 3 मंथ्स यूजेज रखना है। चलिए इसका वर्किंग करते हैं। देखिए बच्चों 3 मंथ्स का यूज है, तो 12 डिवाइड बाई 3 करूं तो 4 टाइम्स टर्नओवर हो जाएगा ना। आप जानते हो कि मुझे टाइम्स में टर्नओवर लाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे मुझे तुरंत आइडिया आ जाता है। तो देखिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के लिए एक वर्किंग करेंगे, यहां पे करते हैं वर्किंग। वर्किंग नोट नंबर 3 मैं लिखूंगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख दूंगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेचुरली जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बेस पे। तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेके आया हूं, डिवाइडेड बाई कर दूंगा यहां पे। सवाल ये उठता है कि कौन सा स्टॉक लिया जाए, क्लोजिंग स्टॉक लिया जाए या एवरेज स्टॉक लिया जाए।
हमें क्लोजिंग स्टॉक ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज स्टॉक के लिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की डिटेल या क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक का किसी तरह का कोई भी रिश्ता हमें बताया गया नहीं है, राइट। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो COGS डिवाइडेड बाय मुझे लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। दिस इज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आई कैन से रॉ मटेरियल। 3 मंथ्स का यूज है ना, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो वापिस कहता हूं एक बार बच्चों, 12 डिवाइडेड बाई 3 करूंगा तो 4 टाइम्स रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे टाइम्स में मैं 4 लिखूंगा, ये रेशियो इन टाइम्स है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं मंथ में नहीं गिन रहा हूं, टाइम्स वाला रेशियो ज्यादा सिंपल होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेकेंड वर्किंग से ही आ जाएगा, 66 लाख 30,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जो रॉ मटेरियल है बच्चों, वो तो वैसे का वैसा ही लिख देना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तुरंत ही पता चल जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का फिगर क्या आएगा। सो इट इज 66 लाख 30,000 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज अच्छा एक मिनट, ये जो मैंने लिया ना यहाँ पे गड़बड़ की है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे नहीं आएगा, रॉ मटेरियल है ना बच्चों, तो वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन पे आएगा। फिनिश गुड्स होता तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे आता, ये थोड़ा यहाँ पे गलती हुआ है, उसको सुधार देते हैं, कंजम्पशन का फिगर लेके आते हैं बच्चों। देखिए कंजम्पशन है आपका 13,26,000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 13,26,000। हम लोग एक्चुअली स्टॉक टर्नओवर गिन रहे रॉ मटेरियल का, सो 13,26,000 डिवाइड बाई 4, 3,31,500 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का फिगर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं बच्चों, फिनिश गुड्स गिनेंगे तब जाके यहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे, अभी तो रॉ मटेरियल की बात चल रही थी तो कंजम्पशन लिखना पड़ेगा। अब देखिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 331,500 आ जाता है। चलिए बैलेंस शीट में जाते हैं और लिख देते हैं यहां पे कहीं रॉ मटेरियल स्टॉक, बैलेंस शीट में लिखेंगे 3,31,500। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, 3,31,500 जो आया है, क्या इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की तरह? द आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपके में से किसी के भी मन में अगर ऐसा आया हो दैट वी हैव टू टेक दिस रॉ मटेरियल एंड पुट इट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो जो है रॉ मटेरियल का स्टॉक, वो इसलिए नहीं आएगा ट्रेडिंग और पीएनएल में क्योंकि ऑलरेडी हमने रॉ मटेरियल का कंजम्पशन लिख दिया है बच्चों, ऑलरेडी हमने रॉ मटेरियल का कंजम्पशन लिख दिया है। एंड रॉ मटेरियल का कंजम्पशन लिखा है तो वो ऑलरेडी ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग हो चुका है, तो अब ये रॉ मटेरियल के स्टॉक को ट्रेडिंग में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो छोटी सी बात है, बट आई एम श्योर आप बात को अच्छी तरह समझ रहे। आगे बढ़ेंगे, ये भी टिक करना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से रेशियो का हमने यूज कर लिया है। इवन दिस इज डन। फिनिश गुड्स 6% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है, 2 मिनट में पता चल जाएगा। चलिए एक चौथी छोटी सी वर्किंग यहां पे अगर मैं कर लूं, सो फिनिश गुड्स जो आएगा वो हमारा 6% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है, यानी कि 0.06, ये 6% हो गया, वो क्या डिवाइड बाय 100 नहीं लिखना है, और इनटू में कर दूंगा वर्क्स कॉस्ट, मतलब हमारे लिए वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही है यहाँ पे। सो 0.06 इनटू माई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 66,30,000, और इनको जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फिगर आ जाएगा 3,97,800, 3,97,800। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और मैं 3,97,800 को लिखने वाला हूं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। क्या फिगर था? 3,97,000, 3,97,800। सवाल ये उठता है कि क्या ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए? क्या ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए? द आंसर इज थिंक अबाउट इट। क्या ये आना चाहिए? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक मेरे पास नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्शन एंड सेल्स का इस्तेमाल करके शायद निकल जाएगा, बट स्टिल वी हैव टू थिंक ऑन इट।
हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीओजीएस का ही फिगर लाने वाले हैं। ये ऑटोमेटिक सब कुछ नेट होके हमें सीओजीएस ही मिलने वाला है। इसलिए सीओजीएस लाते वक्त भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का इस्तेमाल बच्चों हो गया होगा। इसलिए ध्यान रखना इस क्वेश्चन में ये पॉइंट्स है कि क्लोजिंग स्टॉक को किसी को भी हमें ट्रेडिंग या पीएनएल में लिखना नहीं है। अब ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो तो ही आपको क्लियर हो सकता है। जब एंड होगा ना क्वेश्चन का, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे एडजस्ट हो जाएगा। अभी के लिए इतना समझिए कि क्लोजिंग स्टॉक को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का कोई पार्ट बनाएंगे नहीं। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ गया है। अब ये डेट कलेक्शन पीरियड 60 डेज है, इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए 60 डेज है, कहीं पे टोटल डेज क्या है बोला नहीं है, तो मुझे तो ऐसा ही मानना पड़ेगा कि टोटल डेज 365 है। तो देखिए मैं डेटर का फिगर कैसे लेके आता हूं, उसके लिए एक फिफ्थ वर्किंग यहां पे कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर की साइड पे इस बार आ जाता है डेटर्स। एवरेज करने का कोई सवाल ही नहीं है, ना बिल्स रिसीवेबल लेने का कोई सवाल है क्योंकि वो है ही नहीं। डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू मुझे करना पड़ेगा 365। देखिए कितने डेज लेने हैं ऐसा बोला नहीं है, तो आप अपने हिसाब से एजम्पशन करके 360 लेना चाहे तो एक नोट जरूर लिख सकते हैं एग्जाम में। मैं अभी कोई एजम्पशन नहीं करूंगा, सीधा 365 का यूज करके ही करूंगा। कुछ नहीं बोला तो 365 बेस्ट रहता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा 60 डेज है। डेटर्स का जो फिगर है वो बच्चों हमें मालूम नहीं है तो रहने दो। और पूरा का पूरा सेल्स क्रेडिट था ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में बोला ही था, तो सेल्स का फिगर आ जाएगा 70। थोड़ा प्रॉपर यहाँ पे नीचे मुझे लिखना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से लिखते हैं इसे। ओके, डेटर्स डिवाइडेड बाय 78 लैक्स, राइट, जगह थोड़ी कम है तो ऐसे ही इसको चलाइए और इनटू करूंगा 365। इससे तुरंत मुझे डेटर का फिगर मिल जाएगा। इफ आई डू इट 78 लैक्स इनटू 60 डिवाइड बाय 365, थोड़ा सा पॉइंट में है बट फिर भी सही है। 12,82,000, इट इज 12,82,000 यू नो 192 पॉइंट में है, लेकिन मैं उसे राउंड फिगर कर रहा हूं। 12,82,192 ये हमारा डेटर का फिगर आ गया। अगर आप 360 डेज लेते तो शायद डेटर का फिगर राउंड फिगर आता। कैसे गिनते आप, 78 लैक्स इंटू इंटू आप 60 डिवाइड बाई 360 करके आप अगर फिगर लाते तो आपका फिगर शायद राउंड फिगर आता, क्योंकि 360 और 60 का रिश्ता है, राइट। सो आपका 13 लाख का फिगर आता। चलता, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको एक नोट लिखनी पड़ती सवाल के एंड में, दैट इट इज अज्यूम दैट टोटल नंबर ऑफ डेज आर प्रिज्यूम टू बी 360। मैंने ऐसी कोई नोट नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा, तो 365 मानना ही मेरे हिसाब से लेजिटिमेट और बेटर रहता है। तो मैं यही फिगर चलाऊंगा, 12,82,192। तो चलिए यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख देते हैं डेटर। अभी यहाँ जगह है तो यहाँ लिखना पड़ेगा और फिगर आ जाएगा 12 लाख, जहाँ तक मुझे याद है 12,82,192। चेक कर लेते हैं, 12,82,192 एकदम परफेक्ट आ गया है बच्चों। देखिए मैंने डेटर का भी इस्तेमाल कर लिया। अब क्या क्या है आप देखेंगे ना, तो फिक्स एसेट टू सेल्स का यूज हो गया, फिक्स एसेट टू करंट एसेट का इस्तेमाल अभी बाकी है बच्चों। लेकिन आप जानते हो कि पेज भर चुका है, हमें नया पेज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो एक और पेज इस्तेमाल करते हैं और फिक्स एसेट टू करंट एसेट, फिक्स एसेट टू करंट एसेट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक वर्किंग और मैं करूंगा। कौन सा वर्किंग नोट नंबर था जरा देख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 6 करना है। ये सब एग्जाम में आपको लाइन में वर्किंग करनी पड़ेगी, राइट, मुझे पेजेस चेंज करने पड़ेंगे। तो यहां पे हो जाएगा फिक्स एसेट, फिक्स एसेट टू करंट एसेट का रेशियो, ये आ जाएगा फिक्स्ड एसेट, ये आ जाएगा फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय करंट एसेट। क्या आ जाएगा बच्चों, फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। अब मुझे रेशियो मालूम है, वो है 13/11, सो इट इज 13/11, राइट। और फिक्स्ड एसेट का जो फिगर था वो 26 लाख का फिगर था। फिक्स एसेट का जो फिगर है वो 26 लाख है, और करंट एसेट हमको मालूम नहीं है। करंट एसेट्स
ये हमको मालूम नहीं है। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसको देखो करंट एसेट का फिगर लेके आऊँ ना, सो मेरा यहाँ पे फिगर आ जाएगा करंट एसेट्स, राइट। करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्या होगा, 26 लाख इंटू 11 डिवाइड बाई 13, यानी कि 22 लैक्स का करंट एसेट्स आ जाएगा। 22 लैक्स का करंट एसेट आ जाएगा। बच्चों करंट एसेट पता चला है, अभी तक उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो तो हमने थोड़ी बहुत लिखना शुरू ही कर दिया है। तो मुझे लगता है कि वो पेंसिल फिगर की तरह मुझे लिखना चाहिए, यानी कि पेंसिल से लिखना चाहिए कि करंट एसेट का फिगर, पेंसिल फिगर को पर्पल में लिखता हूं बच्चों, करंट एसेट का फिगर आता है 22 लाख। बिलीव मी ये फिगर को बाद में मुझे निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ बैलेंसिंग गैप निकालने की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास डेटर आ चुका है, रॉ मटेरियल स्टॉक आ चुका है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ चुका है। अब मेरे हिसाब से शायद कैश बचा होगा, लेकिन बाद में इसको देखते हैं कि क्या करना है। मेरे पास करंट एसेट आ गया। प्लीज ध्यान रखना, ये पर्पल जो फिगर मैंने लिखा है मैं उसे पेंसिल फिगर कहूंगा। ये फिगर मुझे बाद में मिटा देना है, ये फिगर मुझे बाद में मिटा देना है बच्चों, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं और देखता हूं कि क्या है। और करंट एसेट के बाद सेवंथ वर्किंग करके मुझे करंट लायबिलिटी मिल जानी चाहिए, क्योंकि करंट रेशियो यहां पे दिया है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। नाउ द करंट रेशियो इज 2:1 मीन्स 2। करंट एसेट का जो फिगर है वो आ जाएगा 22 लैक्स, राइट, एंड डिवाइडेड बाय मैं कर दूंगा करंट लायबिलिटी। सो अब देखेंगे अगर हम, तो हमारा करंट लायबिलिटी का फिगर जो आना चाहिए वो 11 लाख का फिगर आना चाहिए। करंट लायबिलिटी का जो फिगर आना चाहिए वो 11 लाख का फिगर आना चाहिए। अब ये भी मेरा पेंसिल फिगर होगा, बैलेंस शीट में जाके मैं एक बार लिख जरूर दूंगा, लेकिन इनर कॉलम में इसको मैं कहीं याद रखूं ऐसा ही होगा, बाद में मैं इसे कुछ मिलता है तो मिटा दूंगा। करंट लायबिलिटी का फिगर 11 लाख है, उसके अंडर अगर मुझे कुछ मिला क्रेडिटर वगैरह तो बाद में लिखूंगा, अदरवाइज ये फिगर को मैं परमानेंट फिगर कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अभी हमारे पास क्या है, करंट रेशियो का इस्तेमाल हमने कर लिया, करंट रेशियो का इस्तेमाल हमने कर लिया। लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लायबिलिटी, बच्चों सवाल दिखने में बड़ा था बट देखो कितनी आराम से हो रहा है। मुझे तो बहुत इजी लगा ये क्वेश्चन एंड आई एम श्योर आपको भी सेम फीलिंग आ रही है। नंबर 8, लॉन्ग टर्म लोन्स टू करंट लायबिलिटी, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, ऊपर की तरफ लिखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म लोन्स और नीचे की तरफ आ जाएगा करंट लायबिलिटीज, नीचे की तरफ आ जाएगा करंट लायबिलिटीज, राइट। चलिए ये है लॉन्ग टर्म लोन डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, एंड लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लायबिलिटी का फिगर 2:1 है तो 2 लिखना पड़ेगा। 1 डिवाइड बाय लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म लोन ढूंढना बाकी है। एंड करंट लायबिलिटी का जो फिगर आता है वो 11 लैक्स का फिगर आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे मेरा जो लॉन्ग टर्म लोन का फिगर आएगा बच्चों वो 22 लैक्स का फिगर आएगा। लॉन्ग टर्म लोन का जो फिगर आएगा वो 22 लैक्स का फिगर आएगा। यू अंडरस्टैंड दैट। तो ये लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लायबिलिटी का 22 लाख का फिगर है, तो लॉन्ग टर्म लोन को मैं लिख के आता हूं 22 लैक्स। मुझे लगता है ये फाइनली फिगर होगा, तो लॉन्ग टर्म लोन LTL लिख देता हूं या लॉन्ग टर्म लोन लिख देता हूं। मेरा फिगर जो आता है वो मैं तुरंत लिख ही देता हूं। फिगर अपना आया था 22 लैक्स का, तो 22 लैक्स का फिगर सीधा यहां पे लिख देते हैं 22 लैक्स। आई एम श्योर यू आर गेटिंग माई पॉइंट। करंट लायबिलिटी में कोई क्रेडिटर वगैरह आएगा कि नहीं वो भी पता नहीं चल रहा है, जैसे ही पता चलेगा लिख देंगे। सवाल करते रहना चाहिए, दिस इज द ओनली वे ऑफ सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये हो जाता है। शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस हमें 1:4 बोला है, और कोई इंफॉर्मेशन और नहीं है। अब देखो बच्चों क्या करना पड़ेगा, we have no way but to presume that we have the current liability of 11 lakh, क्रेडिटर या ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। तो इस फिगर को जरा फॉर्मलाइज कर देते हैं, पहले पेंसिल फिगर था अब इसे परमानेंट फिगर कर देते हैं। करंट लायबिलिटी को मैं 11 लाख अपने ही कलर में अब लिख देता हूं जिससे बैलेंस शीट बना रहे थे, क्योंकि क्रेडिटर वगैरह कुछ आए ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दिख नहीं रही है। ये हो गया। अब देखो करंट एसेट जो है उसको भी जरा टैली कर देते हैं ना। 22 लैक्स था तो 22 लैक्स पेंसिल फिगर लो,
जो आपने पेंसिल से टेम्पररी लिखा है उसमें से 12,82,192 माइनस होगा, 3,31,500 माइनस होगा एंड 3,97,800 माइनस होगा। तो कैश का जो फिगर आता है, फाइनल फिगर इज ऑफ कैश, और कुछ कर ही नहीं सकते बच्चों। फाइनल फिगर जो आता है वो कैश का फिगर है और वो फिगर लिखना पड़ेगा 1,88,508। ये फिगर आता है, मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ कि ये एक बैलेंसिंग फिगर है हमारा 22 लैक्स में से, और अब ये पेंसिल फिगर 22 लैख की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे बैलेंस शीट से निकाल देता हूँ। ये एग्जाम में भी मैं पेंसिल से ही लिखूंगा, फिर इसको मैं इरेजर से इरेज कर दूंगा। लाइट लिखिए जिससे कोई तकलीफ ना हो। अब इन सब से मुझे बैलेंस शीट का टोटल मिलेगा। सो बैलेंस शीट का जो टोटल आता है वो भी लेके आते हैं। बैलेंस शीट का टोटल जो आएगा, मैं बराबर इसको एक बार खाली चेक कर रहा हूँ वरना तो आइडिया आ ही गया था। ये है 48 लैक्स का। अब टोटल मुझे एक बार कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ नीचे लिखने की ट्राई करता हूँ, थोड़ी सी जगह है। 48 लैक्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और इस तरफ भी ये 48 लैक्स ही आएगा बैलेंस शीट का टोटल। और फिर इसमें से मैं करूँगा माइनस, सब कुछ माइनस करूंगा, यानी कि 11 लाख का करंट लायबिलिटी, 22 लाख का करंट एसेट, तो 15 लाख का टोटल बचता है। बोलो वो 15 लाख क्या होगा? आप समझदार है, इतना तो आप जानते ही है कि जो आखिरी हिंट थी वो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व के बारे में थी। तो हो ना हो ये 15 लाख शेयर कैपिटल एंड रिजर्व का टोटल है। 1:4 में इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई 5 करूंगा। तो ये मुझे लगता है छोटी सी वर्किंग दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना डिवाइड तो ऐसे ही कर सकते हैं। 3 लाख रुपीस का शेयर कैपिटल आ जाएगा बच्चों, एंड 12 लाख रुपीस का आ जाएगा रिजर्व। 3 लाख का आ जाएगा शेयर कैपिटल एंड 12 लाख रुपीस का आ जाएगा रिजर्व। ये है हमारा बैलेंस शीट का पूरा फंडा। बैलेंस शीट तो टैली हो गई। अब कुछ बच्चों के मन में ऐसा सवाल आता है कि सर ये जो नेट प्रॉफिट है क्या उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करेंगे? बट ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा कभी मत करना। हमें ऐसा ही मान के चलना पड़ेगा कि ये जो रिजर्व एंड सरप्लस का जो 12 लाख रुपीस आया है, उस 12 लाख रुपीस में ऑलरेडी ये 6,24,000 की असर आ चुकी है। क्योंकि वो अगर लिखने जाओगे तो बैलेंस शीट आपकी टैली होगी नहीं, तो बैलेंस शीट आपकी टैली होगी नहीं। आई एम श्योर बच्चों बात आप समझ रहे हैं। हमें प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग को भी तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे? बैलेंसिंग गैप ही लिखना है। तो देखिए पहले तो इसको यहाँ से बंद करते हैं, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट था। अब मैं जीपी का फिगर जैसे कि ट्रांसफर कर देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में, जैसा हम हमेशा करते हैं। सो 11,70,000 का ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर आ गया। उसमें से अगर नेट प्रॉफिट मैं माइनस करता हूँ 6,24,000 का, तो 5,46,000 का यहाँ पे बैलेंसिंग गैप आता है। चलो इसको मैं क्या लिखूँ, इसको यहाँ पे ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख दूँ ना मैं, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। या आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसी चीज़ें लिखो जो पीएनएल को मैच करे। सो 5,46,000 का ये हमारा और कुछ नहीं बल्कि बैलेंसिंग गैप ही आएगा। दिस इज बैलेंसिंग गैप, और कुछ कर ही नहीं सकते बच्चों। और वही चीज अगर मैं यहां पे फाइंड आउट करूं, तो पहले तो सेल्स लिख देता हूं। सेल्स हमें पहले ही लिख देना चाहिए था एक्चुअली। 78 लाख का सेल्स था, मुझे अभी भी वो फिगर अच्छी तरह याद है। तो अब जो मुझे टैली करते वक्त मिलेगा बच्चों, उसे मुझे ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा, और कोई रास्ता इसमें भी नहीं है। नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। 78 लैक्स माइनस 13,26,000 माइनस 6,63,000 माइनस 11,70,000, ये फिगर आपको मिलता है 46,41,000। ये फिगर आपको मिलता है 46,41,000। तो देख लीजिए बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का भी एक बैलेंसिंग गैप ही हमें डालना पड़ा, और इसमें कुछ नहीं हो सकता था बच्चों। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। काफ़ी सारी बातें क्वेश्चन में करनी थी हमने, एक एक करके हम वर्किंग करते गए। दिखने में तो ऐसा लगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, बट जैसे ही बच्चों हमें सेल्स मिला ना, हमारी लॉटरी लग गई, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों का रिश्ता सेल्स के साथ ही जुड़ा हुआ था। फटाफट हमने गिन लिया। इसके स्टार पॉइंट समझिए, इसमें ये ध्यान रखना था कि ये जो वर्क्स कॉस्ट है वो एक्चुअली में और कुछ नहीं बल्कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रेडिंग वाला ही मानना पड़ेगा। हम यहाँ पे कोई कॉस्ट शीट बना के अलग से वर्क्स कॉस्ट नहीं निकाल सकते।
सेल्स के साथ काफ़ी सारी चीज़ों का रिलेशन था और स्टार्टिंग में ये फिक्स एसेट दिया था, तो जो चीज़ दी थी ना बच्चों, मैंने वहीं से गिनने की शुरुआत की और आप देख सकते हैं कि एक सिस्टम को फॉलो अगर करो ना, तो इतना बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन भी, अगर एक सिस्टम को फॉलो किया जाए, तो इतना बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन भी एकदम आराम से टैली हो सकता है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसकी वर्किंग भी 2 पेज में हुई थी। पहले पेज में 1 to 5 वर्किंग एंड बाकी की हमने वर्किंग की थी 6, 7 एंड 8 वर्किंग। आई थिंक दिस वर्किंग्स आर वेरी इजी वर्किंग एंड यू कैन कंप्लीट इट इन नो टाइम। खत्म होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा।